नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, कई चुनावी मुद्दों के साथ साथ पेंशन को लेकर भी राजधानियां बेहद तेज हो गई हैं। एक तरफ बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़े से बड़े वादे किए जाने की होड़ मची है, तो हरियाणा सरकार ने एक अनोखी पहल भी की है। जी हां, अनोखी पहल करते हुए कुंवारों और विधुरों को पेंशन देने की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में चर्चा पेंशन के इलेक्शन कनेक्शन को लेकर होगी। पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में इन दिनों पेंशन पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। एक तरफ सत्ताधारी से 2019 में बुढ़ापा पेंशन को लेकर किए गए वादों पर सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं, तो हरियाणा सरकार ने एक बड़ी शुरुआत करते हुए हरियाणा में कुंवारों और विधुरों को भी पेंशन देने का फैसला ले लिया है। जी हां, अब हरियाणा में 45 से 60 साल के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को 2,750 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। इतना ही नहीं, विधुरों को भी पेंशन देने का हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है और इसी के साथ ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम मनोहर लाल ने योजना की घोषणा करते हुए इस बात की जानकारी दी कि जो अनमैरिड लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सुन एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपये तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपये की पेंशन उनको मिला करेगी। ये डिमांड वैसे तो बहुत पुरानी है। हमारे एक एमएलए विधानसभा में भी कई बार कहा करते थे पिछले टर्म में, तो उस समय वो अगला विषय है, वो भी करता हूँ। अभी तो एक कैटेगरी है अनमैरिड की। अब दूसरी कैटेगरी है कि जो विधुर क्या बोलते हैं, विडोवर, विधवा महिला होती है, विधुर पुरुष होता है। हाँ। तो जो पुरुष जो विधुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 लाख रुपया, और उससे इनकम कम है, जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है, और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, इनको भी वर्तमान 2750 रुपए की दर से पेंशन मिला करेगी। करके इन दोनों वर्गों में 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा, जो रफली 20 करोड़ रुपया मासिक, अर्थात 240 करोड़ रुपया साल का, ये सरकार के एक्सचेकर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, उसमें लगभग 65,000 के आसपास तो अविवाहित हैं, पुरुष और महिलाएं, 45 से 60, 180 से नीचे, और 5,700 ये हैं विधुर पुरुष 40 से 60, जिनकी आय 3 लाख से नीचे है। 5,687 आज हमारे पास जो परिवार पहचान पत्र का डाटा इस समय है। इसमें कुछ परिवार ऐसे हैं जो अनवेरिफाइड हैं, ज्यादा नहीं है, कोई 200-250 ऐसे हैं जिनके वेरिफिकेशन होने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। तो सीएम ने बताया कि इस पेंशन योजना से लगभग 71,000 लोगों को फायदा मिलने वाला है, जिससे हरियाणा सरकार पर सालाना 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दूसरी ओर हरियाणा सरकार मासिक बुढ़ापा पेंशन भी 2,750 रुपए कर चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि आने वाले समय में बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी और बीजेपी अपने वादे के अनुसार पेंशन 3,000 रुपए करेगी। हालांकि हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव में सीएम की ओर से दिए गए जवाब में ये स्पष्ट हो चुका है कि हरियाणा सरकार में बीजेपी अपना 3,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन का वादा पूरा करने वाली है, तो जेजेपी का 5100 रुपए का वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा। वहीं आगामी यानी 2024 के चुनाव के लिए सभी दलों ने अभी से पेंशन को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है।
नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा 6,000 रुपए पेंशन देने का वादा कर रहे हैं, तो इनेलो सत्ता में आने पर 7500 रुपए बुढ़ापा पेंशन करने का वादा कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि हरियाणा में पेंशन क्या वाकई इतना बड़ा मुद्दा साबित होने वाला है, और ऐसा होने की स्थिति में किस दल को कितना फायदा मिलने वाला है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। सवाल एक बार देखते हैं। अविवाहितों और विधुरों को पेंशन का हरियाणा सरकार का फैसला वाकई अनोखा फैसला के और एक अच्छी नई शुरुआत कम से कम इसको कह सकते हैं। तो क्या पेंशन का चुनावी कनेक्शन भी है? चुनाव करीब आ रहे हैं, अभी पुराने वादे पूरे करने का और नए वादे करने का दौर भी शिखर पर है। क्या पेंशन भी चुनावी मुद्दा साबित होने वाला है? और किस दल को, अगर ऐसा हुआ तो किस दल को कितना फायदा होगा? क्योंकि बुढ़ापा पेंशन को लेकर एक होड़ मची है। सबसे अधिक इनेलो पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी वादा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है हमने 2019 में जो वादा किया था उसे पूरा किया जाए, और जेजेपी कहीं ना कहीं इस वादे को पूरा करने में पिछड़ती नजर आ रही है, इसमें कोई दरार नहीं है। तो चलिए, पेंशन को लेकर चर्चा होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी जी चर्चा में जुड़े हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ढुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इनेलो का पक्ष रखने के लिए। रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं, और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मनोज राठी जी चर्चा में जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से। भाटी साहब, क्यों अब सरकार को ये लगा कि वाकई कुंवारों को भी पेंशन का फायदा देना चाहिए, उनको भी इस दायरे में लेना चाहिए? क्यों लगा कि जरूरत है इस अनोखी पहल की? ज्योति जी, देखिए, समाज के समग्र विकास के लिए और समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो, इसलिए देखिए जो विधवाएं हैं उनके पेंशन बहुत पहले से है। उसके अलावा जो ये वर्ग एक ऐसा था, जैसे कुंवारे हैं जिन्होंने शादी नहीं कराई है, तो उनकी कोई पेंशन नहीं है, उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। दूसरी बात, जो जिनकी पत्नी जो है, जिनकी जो डेथ हो चुकी है, गुजर चुकी है, तो उनके लिए भी कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। तो उनको स्पेशल तौर से कुंवारों के लिए जो 45 से लेके 60 साल की उम्र के बीच हैं, उनको 2750 रुपए सरकार ने देने का काम किया है, और विधुर उनकी उम्र 40 से लेके 60 तक ये जो पेंशन राशि है ये उनको मिलेगी। ये एक ऐसा वर्ग था, अभी कल की मैं डिबेट में था कि जी इन्होंने ट्रांसजेंडर का क्या किया, उसका आप कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं? अगर कोई अकेला है, मान लिया विधुर है तो विधुर की कैटेगरी में है, कुंवारा है तो कुंवारे की कैटेगरी में आएगा। ये जो है ना, ये डिवीजन नहीं है, ये समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले, पेंशन योजना का लाभ मिले, इसलिए सरकार ने इस योजना को सरकार लेकर के आई है। वैसे भी सरकार ने अलग अलग वर्गों को किसी न किसी तरह लाभान्वित किया है। अभी इसी कैटेगरी में देखिए आप, बहुत बड़ा वर्ग 71,000 लोग इससे जो है बेनिफिशियरी होंगे, और सरकार के ऊपर 240 करोड़ रुपए का जो इस बजट इसमें जाना है। लेकिन इससे जो लाभ है, समाज का वो वर्ग जो बिल्कुल वंचित सा रहता था, अभी देखिए एकल व्यवस्था, ये भी बहुत समाज की एक चिंता का विषय है। बहुत अकेले हैं और उन्होंने अपना परिवार नहीं बसाया, लेकिन उनकी भी चिंता सरकार ने की है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सरकार का एजेंडा है जिसको पूरा किया है। इसलिए इस वर्ग को पूरा प्रोटेक्शन देने का काम किया है। जी, चलिए चर्चा को आगे ले जाते हुए ढोल साहब, कैसा लगा कांग्रेस पार्टी को ये फैसला, और क्या इसमें तारीफ होनी चाहिए सरकार की? कुछ अलग किया है, अविवाहितों को लेकर भी सरकार ने सोचा है? हाँ, बहुत अलग किया है। एक बार बताइए ज्योति, अविवाहित जो है, यानी कि इकलौती अकेली इकाई परिवार की जिसके साथ में परिवार नहीं है, 1,80,000 की इनकम आपने क्राइटेरिया फैमिली आईडी के अनुसार रखा है, और फैमिली आईडी अकेले अविवाहित क्या बनाते नहीं। अब मुझे ये तो बताइए कि आप फैमिली आईडी अकेले की बनाएंगे नहीं, उसको पेंशन कैसे देंगे? क्या ये एक डिस्पैरिटी नहीं है कि लोग हरियाणा के अंदर जो है अकेले, जिनकी फैमिली, अकेले लोग हैं जो अविवाहित है, तो हरियाणा में धक्के खा रहे हैं, आप उनकी फैमिली आईडी नहीं बना रहे हैं क्योंकि आप उनको परिवार फैमिली के लायक नहीं मानते हैं।
फिर फैमिली आईडी आपकी उनकी नहीं बनाते और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि उनको पेंशन देंगे क्योंकि आपने फैमिली आईडी के साथ में पेंशन जोड़ रखी है। तो इस तरह की फ्रॉड योजना के साथ में इन्होंने फैमिली आईडी नामक जो इन्होंने प्रदेश के साथ में फ्रॉड करने का काम किया है, उस फ्रॉड योजना के साथ में इन्होंने एक ऐसी योजना को जोड़ने का काम किया जो सही मायने में मैं ठीक मानता हूँ, उसको मैं गलत किसी भी तरीके से हम नहीं मानते। हम भी ये भी कहते हैं कि बुढ़ापा पेंशन का जो जेजेपी के प्रवक्ता आपने क्यों नहीं जोड़े, बुढ़ापा पेंशन की पता ही 5100 रुपए कब होने वाली है। तो आप जो है जो आपके जो वायदे हैं, आपके वायदों के अनुसार आप काम करते नहीं है, तो ये थोड़ी थोड़ी नहीं, हमने बुलाया था जेजेपी को इस मुद्दे पर, जेजेपी खुद ही नहीं आई है, क्योंकि जेजेपी जवाब भी क्या देगी। 5100 तो सीएम साहब तो इनकार कर चुके हैं, हम नहीं करेंगे 5100। कभी तो ज्योति में ये तो कह रहा हूँ जेजेपी इस मुद्दे के ऊपर आनी चाहिए थी, क्योंकि आपके ही शो के अंदर इनका स्पष्ट हुआ था कि भाजपा और जनता के बीच में इस प्रकार का सामंजस्य आपस में। तो इनसे मैं ये बड़ा एक स्पष्ट तौर पे पूछना चाहूंगा कि भाई हरियाणा के अविवाहित जो है, हरियाणा के जो इकलौती इकाई परिवार की जो एक इकाई जो परिवार की मानी जाती है, यानी कि अविवाहित या विधुर कोई भी हो, उनके फैमिली आईडी आप बनाने का काम नहीं करते, आप उनको पेंशन देंगे कैसे, आप ये पहले ये बताएं। बाकी चीजें तो हम बाद में देखेंगे। भाटी साहब है हमारे साथ। ये एक पेच फंस रहा, और ये कह रहे हैं फ्रूट योजना के हम इसका स्वागत तो करते हैं, लेकिन जो अविवाहित हैं या विधुर हैं उनकी तो फैमिली आईडी नहीं बना रही है सरकार। बताइए। नहीं, देखिए अभी तक जो वो किसी एक परिवार का अभिन्न अंग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो क्वारा है तो वो किसी परिवार में नहीं है, वो एक परिवार का अंग रहा है। जिस परिवार का अंग है तो परिवार के साथ उनकी फैमिली आईडी बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे किसी का मान लिया कोई अकेला भी रह गया है, उसके लिए भी सरकार विचाराधीन है कि भाई उस पोर्टल पर उसका भी नाम चढ़े, और निश्चित तौर पर अब पेंशन का काम किया। अगर वो मान लिया सिंगल फैमिली है, मतलब उसका परिवार में ही एक ही आदमी है, तो निश्चित तौर पर उनका जो परिवार पहचान पत्र भी होगा, क्योंकि उनको पेंशन देने की योजना शुरू हुई है। इसमें कहीं किसी तरह की कोई खामी नहीं है। अगर कोई टेक्निकल ग्राउंड पर कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसको सुधार किया जाएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं ज्योति जी बताना चाहूंगा, विधुर किसी परिवार का हिस्सा है, वो उस परिवार में आता है, इसलिए उसका जो उसी परिवार के साथ फैमिली आईडी थी, अगर कहीं इस तरह का होगा तो वो भी सॉफ्टवेयर में ठीक किया जाएगा। पेंशन की घोषणा हुई है, इससे तो किसी तरह का प्रश्न उठाने का इसमें सवाल पैदा ही नहीं होता। ठीक है, पंजेटा जी के पास चले, उनसे पहले ढूल साहब ये क्या पॉइंट है आपका, ये समझाएं, क्योंकि पहले से किसी न किसी फैमिली आईडी में तो रहे होंगे, जो 40 साल के हो गए हैं, 45 साल के हो गए हैं। हम उम्र की बात कर रहे हैं 45 से 60, और फैमिली आईडी का जो कॉन्सेप्ट है आज के दिन में हरियाणा में जो चल भी रहा है, तो जैसे ही बच्चे अडल्ट हो रहे हैं, बड़ी उम्र में जा रही है, तो उनकी फैमिली आईडी सबकी अलग अलग की भी जा रही है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 45 से 60 के उसके अंदर जो है एक व्यक्ति अपने भाई के साथ में फैमिली आईडी में रहेगा, इस बात की संभावना बहुत कम है। सबके राशन कार्ड अलग बने हुए हैं आज के दिन में। जो बंटवारा जैसे होता है तो पारिवारिक बंटवारा होता है, उसी टाइम पे वो अलग हो जाते हैं। तो फैमिली आईडी एक होगी इस चीज की, इतनी बड़ी उम्र में 45 से 60 की उम्र में इस बात की संभावना जो है बिल्कुल निम्नतम है। हाँ, यदि कोई विधुर है, जैसे कि विधुर वाली बात कही इन्होंने, उसकी बात में मैं जस्टिफाइड इसलिए मानता हूँ कि उनके बच्चे जरूर रहे होंगे, तो उनके बच्चों के साथ शायद उनकी फैमिली आईडी हो, मिलने की संभावना पूरी है। विधुर के लिए ये जस्टिफाइड कदम इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि उसके लिए आप आराम से बड़े आराम से उसको फैमिली आईडी के कंसेप्ट में। लेकिन मैंने जो मेरी बहस है उसके अंदर एक बहुत बड़ा मेजर फॉल्ट और फ्लो आपके सामने लाने का काम किया है कि इस प्रदेश के अंदर एकल पुरुष की या एकल महिला की फैमिली आईडी नहीं बन सकती। ये इनके सिस्टम का फ्लो है, अब उस फ्लो को ठीक कर देंगे तो ये चीज भी ठीक हो जाएगी। 71,000 का आंकड़ा दिया है, ये परिवार पहचान पत्र के आधार पर ही दिया है मुख्यमंत्री ने, उसके बिना आप पेंशन नहीं दे सकते। जो 71,000 जिसमें 65,000 1,80,000 की जो आपने सीलिंग लगाई है वो फैमिली आईडी के हिसाब से लगाई गई है, नहीं सकते। चलिए इनेलो को हम चर्चा में जोड़ लेंगे। पंजेटा जी, ये एक तरफ देखिए बुढ़ापा पेंशन को लेकर बीजेपी कह रही है हम अपना वादा पूरा करेंगे, अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए अविवाहितों को पेंशन या जो विधुर हैं उनको पेंशन दिए जाने का फैसला, क्या इसको चुनाव से जोड़कर देखा जाए या वाकई सरकार इनके हित में सोचते हुए कदम उठा रही है? देखिए ज्योति जी, पहले तो
ज़्यादा समय नहीं रहा है अब चुनाव में, तो पहले तो भाजपा को अपना 3,000 वाला वायदा, मुझे उम्मीद थी कि शायद मुख्यमंत्री जी आज घोषणा कर देंगे उसकी, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बचा है। दूसरा ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो अन्य कारण हैं उन पे मैं नहीं जाऊंगा, बहुत से कारण होते हैं अविवाहित रहने के पीछे। और कोई विडोअर हो जाए तो वो तो कुदरत का ये फैसले हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप हरियाणा के युवाओं को पहले तो नौकरी बेरोजगार मत रखिए। आज हरियाणा के अंदर बहुत से बच्चों की शादियां इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे युवा जो हैं, जो एमटेक हैं, पीएचडी हैं, वो माली की नौकरी, चपरासी की नौकरी के लिए जब अप्लाई करते हैं तो हरियाणा सरकार को थोड़ा देखना चाहिए उसके अंदर भी कि हमारे पास पढ़े लिखे होनहार बच्चे हैं और उनको जॉब्स की जो है ज्यादा से ज्यादा क्रिएशन के ऊपर आप ध्यान दें ताकि उनकी शादी हो सके। मुझे आज भी याद है ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक बार कहा था कि बिहार से बहू लेके आएंगे, वो वहाँ के कोई मोदी हैं जो मुख्यमंत्री थे, कि मेरी उनसे बात हो गई है तो कि हम बिहार से ले आएंगे बहू। तो देखिए हरियाणा का पहले तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास जॉब्स आ सके। बाकी ये जो आपने इसको लेके आए हो, तो इसके ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया था अभय सिंह चौटाला जी ने कि जिनकी फैमिली ही नहीं है उनकी फैमिली आईडी बनेगी कैसे, जो सिंगल व्यक्ति है। या फिर आप अगर वो तो देखिए वंचित रह जाएगा अगर वो किसी परिवार में साथ जुड़ा हुआ है, तो आप किसी और की आय लेके परिवार में जो पात्र नहीं है और जो पात्र है जिसको मिलनी चाहिए सरकार की सेवाएं, तो वो तो उससे वंचित रह ही जाएगा। मैं बहुत ये बात जो है वो मैं डिबेट पे भी उठाता रहा हूँ। तो इस बात का तो निश्चित तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जहां तक चुनावी घोषणा की, ठीक है आज आप जजपा के प्रवक्ता नहीं आए, तो 5100 जो अगर आप बोलते हो तो पहले क्लियर किया करो कि आप 5100 आखिरी महीने में करोगे या सरकार बनने के पहले महीने में करोगे। भाजपा ने भी यही कहा। अगर आप 3000 बोल के आए थे तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो आपको थोड़ी बहुत वोट दी है, वो इसी वजह से वोट दिया है कि वो उनको ये लगा कि आप सत्ता में आएंगे और आके 1-2 महीने के अंदर 3000 कर देंगे। आपने भी वही जनता के साथ ठगी करी। अब चुनाव खत्म होने पे आया है, मेरे कहने से ही अगर आप सुन रहे हैं तो अपना चुनावी जो आपका घोषणा पत्र है ये तो कहीं जस्टिफाइड नहीं है। जनता कोई बेवकूफ तो है नहीं। अगर आप सोचते हो कि जाते जाते मैं आखिरी में आचार संहिता लगने से 1 महीना पहले कर देंगे हम, तो उसको हम आपका ये नहीं मानती है हरियाणा की जनता की आपने जो कहा 3000 का वो वादा पूरा। ये आपका वादा अगला अगर आप कहो तो जो भी आप पेंशन का वादा करोगे अपने मैनिफेस्टो के अंदर, उसके नीचे अब जनता आप पे ये विश्वास नहीं करेगी कि आप वो चीज लागू करोगे। जनता ये लेके चलेगी कि जैसे आप जजपा ने और इन्होंने फॉर ग्रांटेड लेके चला है। अब समय आ गया है एंटी इनकम्पेंसी का। अब जनता इनको सीरियसली नहीं लेती है ज्योति जी, क्योंकि इन्होंने सभी का हक मारने का काम किया। कर्मचारियों का हक इन्होंने मारने का काम किया। अब मैं क्लर्क्स की ये बात हो रही थी, क्लर्क्स जो वेतन की मांग कर रहे हैं 35,400, पूरे देश में सबसे कम हरियाणा के अंदर है। उसके साथ साथ अभी कोई एक और मुद्दा नहीं उठा रहा है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस का भी जो कांस्टेबल का वेतन है वो हमारे पड़ोसी राज्यों में सबसे कम है, वो भी इन्हीं के बराबर है। उनका भी 35,400 होना चाहिए। और बल्कि पिछले जो 7 पे कमीशन है और इंक्रीमेंट जो लगते हैं, क्योंकि आप इनसे सबसे ज्यादा काम लेते हैं। सबसे ज्यादा वर्कफोर्स के अंदर जो क्लरिकल काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, वो क्लर्क्स का है और जो लॉ एंड ऑर्डर का है वो इनका पुलिस वालों का है। तो आप इनका ऐसे ही आपने रोडवेज वाले नहीं बैठे, आपने रोडवेज वाले 2016 वाले तक अभी तक कच्चे कर रखे। चलिए पंजिटा जी, आपकी बात आ गई है क्योंकि पेंशन को लेकर हम बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राठी साहब भी हमारे साथ हैं। मनोज राठी जी, पहले भी अलग अलग कई कैटेगरी को पेंशन दी जा रही थी, अब इसमें अविवाहित भी शामिल हो गए हैं, विधुर भी शामिल हो गए हैं और एक प्रयास किया जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा इन लोगों को भी मिले जिनका या तो परिवार नहीं है या जो अपने आप को लगे उन्हें कि हम भी सक्षम हैं आर्थिक तौर पर। हालांकि इसमें शर्तें रखी गई है 1,80,000 तक की या 3 लाख तक की सालाना आय वाली इसमें शर्त रखी गई है। तो आप लोग बार बार कहते हैं कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, हम कुछ अनूठा कर रहे हैं, तो हरियाणा सरकार ने भी कुछ अनूठा कुछ अनोखा किया है, क्या कहेगी आम आदमी पार्टी? देखो पेंशन का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन खट्टर साहब को अपनों की याद बड़ी लेट आई, वो भी चुनाव के समय पे आई। आज जो
कुंवारों की पेंशन खट्टर साहब ने बनाई है, कहीं ना कहीं कुंवारों के मन में एक टिस है, अगर उनको रोजगार मिल जाता तो उनको पेंशन की जरूरत नहीं थी, उनकी शादी हो जाती। बेरोजगारी जो है वो मुख्य कारण है शादी नहीं होने का हरियाणा के अंदर, और बेरोजगारी सरकार में चरम सीमा पर है। 20 से 25 लाख युवा आज बेरोजगार हैं। आगे और भी ज्यादा कुंवारों की संख्या बढ़ने के आसार हैं। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ने लग रही है। इनको पेंशन देने की बजाय बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम करें तो उनकी शादी हो जाएगी। और फिर इन्हीं के बड़े बड़े नेता जब सत्ता में आए थे तो वायदा करके आए थे कि हम आपकी शादी कराएंगे। धनखड़ साहब ने तो कहा था कि मैं बिहार में आपकी शादी कराऊंगा। स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब तो धारा 370 हट गई है, जम्मू कश्मीर से हरियाणा के युवा अब शादी करवा के बहू लाने का काम करेंगे। जब इन लोगों ने वायदा शादी का करा और ये बनाने लग रहे हैं पेंशन, तो देखो भाई कहीं ना कहीं कुंवारों के मन में टिस तो रहेगी। इसीलिए हमारी तो सलाह है सरकार को कि आप जो है 1,82,000 खाली पद पड़े हैं, आप 1,82,000 तो भरो कम से कम। वो लोग तो कुंवारों की लाइन में नहीं खड़े होंगे, कम से कम उनके तो घर बस जाएंगे। और 1,82,000 मैं लिख के देता हूं, मुख्यमंत्री जी को कार्ड मिलेंगे और फिर मुख्यमंत्री जी शादी अटेंड करने जाओगे। सबसे बड़ी बात है आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है और ये पेंशन देने का काम करने लग रहे हैं। अगर समस्या का मूल जड़ से समाप्त करना तो ये काम करना पड़ेगा, और इसीलिए बीजेपी और जेजेपी सरकार जो है वो फेल है। बीजेपी जेजेपी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, बीजेपी जेजेपी सरकार में जो नौकरियां लगने लग रही हैं वो कोर्ट से घूम के आने लग रही हैं। मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा कि पेपर लीक होते हैं हर भर्ती के अंदर खुले पैसे चलते हैं, बोरियां चलती हैं इनके यहाँ, इनके दफ्तरों में पैसे पकड़े जाते हैं, फिर कहते हैं जी कट्टर ईमानदार हैं। अरे मेरे भाई अगर ईमानदार होते हो तो पेपर लीक क्यों होते हैं? आपके पड़ोस में पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, 35,000 कर्मचारी एक साल के अंदर लगाए गए हैं सरकारी। कोई एक पेपर लीक हुआ हो तो बताओ, कोई एक भर्ती कोर्ट में गई हो तो बताओ, लेकिन इनको वो चीजें दिखाई नहीं देती। मैं तो कहूंगा कि जो कुंवारों की संख्या स्पीड से बढ़ने लग रही है उनकी जिम्मेवारी ये बीजेपी सरकार है। और एक बात और है, 1,80,000 की कंडीशन नहीं लगानी चाहिए इन्हें। आज ही मेरे एक साथी से बात हो थी जिसकी उम्र 46 साल और कुंवारा है। जब मैंने उसको बताया कि आपको पेंशन मिलने वाली है भाई, तो वो बोला कि पेंशन की बजाय अगर मेरी शादी हो जाती, मेरे को रोजगार मिल जाता तो अच्छा होता। लेकिन एक समस्या उसके यहाँ आ गई, उसकी जो फैमिली आईडी है उसके भाई के साथ में है, आप पॉलिटिकल पार्टी के गवर्नमेंट जॉब में है। एक मिनट बात पूरी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, पूरी बात मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, एक बात पूरी कर दूं, उसको 1 मिनट ये बात पूरी कर दूं फिर बात सवाल करना। उसके भाई की फैमिली आईडी में उसका नाम है और उसके भाई की फैमिली आईडी में उनकी इनकम जो है वो करीब 4 से 5 लाख है। अब तो फंस गया, उसकी पेंशन कैसे बनेगी ये बताने का काम बीजेपी के प्रवक्ता करें। ये भी पूछेंगे। आप में से किसी का फोन साइलेंट नहीं है, प्लीज साइलेंट करें। ये कहना कि रोजगार दे दिया जाता, सबकी शादी हो जाती, तो ये नौबत ही नहीं आती। आप पॉलिटिकल बातें करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन क्या आप पैनल पर बैठकर ये दावे से कह सकते हैं कि पंजाब में अविवाहित नहीं होंगे या दिल्ली में इस तरह के केस नहीं होंगे? अगर सरकार कुछ अलग और नई पहल कर रही है तो उसके शुरुआती तौर पर तो उसकी तारीफ होनी चाहिए कि कम से कम किसी का तो फायदा हो रहा है। पंजाब में क्या आंकड़ा है अविवाहितों का? लग रहे हैं अभी मैं बता दूं आपको, हम स्वागत भी करते हैं। पंजाब में भी नहीं भट्ठा गोल कराया है। पहले बीजेपी शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी, फिर कांग्रेस की आ गई। मैं कहने लग रहा है आपको कि एक साल में 35,000 रोजगार दिए हमने सरकारी, करीब 1 लाख रोजगार दिए हमने प्राइवेट। हम 12-13 लाख रोजगार देंगे प्राइवेट और 5 लाख रोजगार देंगे 5 साल में। यही तो मैं समझाने लग रहा हूं आपको चर्चा में जोड़ते हुए। पार्टी के समय में एक भी कुंवारा नहीं रहेगा, नोट कर लो आप। वहां पंजाब के अंदर कमाल कर रही है, पेंशन में तो 60 साल तक के लोगों को शामिल कर रही है सरकार। एक बात, 60 साल तक के लोगों को शामिल कर रही है हरियाणा सरकार। क्या दावा कर रहे हैं आप? सभी की शादी करवा देंगे वहां पंजाब में?
अभी मैं चर्चा को आगे ले जाती हूँ। जादून साहब, क्या पेंशन के इस फैसले को, ठीक है, रोजगार को लेकर तो हरियाणा सरकार भी कहती है हमने सबसे अधिक नौकरियां दी है। नहीं राठी साहब, ऐसे नहीं डिरेल होगी डिबेट, हम विषय पर बात करते हुए अभी। जादून साहब, क्या इसे नौकरियों से जोड़कर देखा जाए? विपक्ष कह रहा है कि अगर समय रहते इन लोगों को रोजगार देते तो ये नौबत ही नहीं आती कि इनको पेंशन दी जाती। और क्या इसको चुनाव से जोड़कर भी देखा जाए? 71,000 लोगों का करीब करीब आंकड़ा के जिनको सीधा लाभ मिलने वाला है, तो क्या सरकार को भी, सत्ताधारी पार्टियों को भी लाभ होगा चुनावी? देखिए, ऐसा है कि चुनाव करीब हैं और ये सब दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। अपनी केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी प्रचार कर रही है कि उनके कामकाज का, इधर हरियाणा सरकार ने जो कुछ किया है उस पर। इसके अलावा कुछ लोग संतुष्टि के कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं, जैसे ये अविवाहितों को पेंशन दी जाएगी, विधवाओं को दी जाएगी। तो ये कोई आर्थिक स्थिति से संबंध सीधा नहीं है इसका। कोई विधवा है, पैसे वाला भी हो सकता है, हालांकि उसमें इनकम का क्राइटेरिया भी रखा गया है, राइट। तो ये एक सहानुभूति दिखाने का सरकार का एक चुनावी तरीका है कि चुनावी लाभ लेने के लिए ऐसे लोगों को जो सामाजिक रूप से अविवाहित हैं या विधुर हैं, तो उनके प्रति सहानुभूति दिखा के उनको पेंशन उपलब्ध कराई जाए, तो ताकि चुनावी माहौल में उस सरकार के प्रति भी उनको समर्थन मिले। तो ये ऐसा ही है, सरकार धड़ाधड़ कई फैसले ले रही है। ये फैसले पहले भी हो सकते थे, अब चुनाव के वक्त हो रहे हैं क्योंकि चुनाव करीब है। सरकार जो है अपनी रैलियों की, अपने सेना प्रमुखों के सम्मेलन की और तमाम जो चुनावी गतिविधियां हैं उनकी जो अब तक की गई है उनकी समीक्षा भी कर रही है, आगे की रणनीति भी तय कर रही है। आज ही दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की केंद्रीय कार्यालय में बैठक हुई है जिसमें जेपी नड्डा थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये सब चुनावी दौर में चल रहा है, चुनावी नजरिए से ही किया जा रहा है। तो ठीक है कि अविवाहित श्रेणी में आप देंगे 45 से 60 तक, 60 के बाद अगर वो आर्थिक रूप से उसी आय वर्ग में 1,80,000 वाले में, तो वृद्धावस्था पेंशन में बदल जाएगी वो। अभी विधवा पेंशन को भी इन्होंने ऐसा कर दिया कि 60 साल तक विधवा पेंशन मिलेगी, 60 के बाद वो वृद्धावस्था पेंशन कहलाएगी। और ऐसे ही अविवाहितों के लिए कर दिया। और ये सरकार को वैसे देखा जाए तो सामाजिक नजरिए से देखना चाहिए कि लोग जो अविवाहित रह गए वो क्यों रह गए, क्या उनकी बेरोजगारी थी या आर्थिक कमजोरी थी या और क्या कारण थे, उन कारणों को दूर करना चाहिए। पेंशन तो ठीक है कि चुनावी लेकिन लाभ जादून साहब, करीब 8 से 9 साल से हरियाणा में मनोहर सरकार के, अगर 45 साल की उम्र को रखा के आधार, तो ज्यादातर लोग तो सरकारी नौकरी पाने वाला जो क्राइटेरिया के उससे बाहर निकल चुके होंगे उस वक्त, या 1 से 2 साल में निकल गए होंगे। अब जो 45 साल अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, बोलिए। ये जो ऐसे मनरेगा जैसी जो स्कीम आई थी उसमें ये था कि कार्य के बदले मजदूरी, ऐसी कोई ऐसी रोजगार स्कीम लाना चाहिए सरकार को कि जो अविवाहित श्रेणी के लोग हैं, विधुर श्रेणी के लोग हैं, उनको कुछ कार्य के बदले में एक भुगतान प्राप्त हो। मनरेगा मजदूरी बढ़ाने की भी मांग चलती रहती है, तो सरकार को कुछ ऐसे ठोस उपाय करने चाहिए जिसमें संरचनात्मक परिवर्तन आए कि लोग जो है रोजगार से जुड़े और अपने श्रम के बदले में उनको आय प्राप्त हो। तो ये सरकार को देखने की बात है। अब ये सब चुनावी तरीके से ये सरकार पहले ये दावा करती थी कि हम फ्री वीज में नहीं, अभी भी एक तरह का फ्री वीज ही है। ये जो है इस तरह से एक सामाजिक श्रेणी में उनको विभाजित करके अगर आप पेंशन दे रहे हैं तो ये एक लोक संतुष्टि के उपाय अब किए जा रहे हैं, लोगों को एक अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके। ठीक है भाटी साहब, एक तो देखिए फैमिली आईडी को लेकर 1-2 पॉइंट्स उठाए गए हैं पैनल की ओर से, कांग्रेस की ओर से भी, साथ ही दूसरे दलों की ओर से भी। एक जो बुढ़ापा पेंशन को लेकर आप लोगों ने 3,000 का वादा किया था, अब तो करीब करीब चुनाव में जाने का समय हो चुका है और अभी तक 3,000 रुपए नहीं किए गए हैं। ऐसे में सवाल जरूर उठते हैं कि चुनाव के वक्त ये कहना कि हम सत्ता में आए तो इतने रुपए कर दिए जाएंगे और पूरे कार्यकाल में किए जाएंगे, कितने सालों में किए जाएंगे, फिर ये भी क्लियर कर दिया जाए साथ साथ घोषणा पत्र में। ज्योति जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा
कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये घोषणा की है, ये मैंने कहा कि समाज का कोई भी वर्ग वंचित ना रहे, इसको ध्यान में रख के किया गया है। निश्चित तौर पर चुनावी वर्ष है, और अगर विपक्ष ये कहता है कि ये चुनावी फायदे के लिए है, तो हम तो कहते हैं भाई ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर चुनावी फायदे के लिए है तो जनता का विश्वास सरकार के प्रति और ज्यादा जागृत होगा और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा। अगर विपक्ष ऐसा महसूस करता है तो ठीक है। दूसरी बात, एक बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे लगता नहीं कि जो प्रवक्ता आए हैं वो पूरी अपनी स्टडी के साथ आए हैं, तैयारी के साथ आए हैं। बार बार एक वो साथी जो हमारे आप पार्टी के साथी जो बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि उनको नौकरी दे देते। शायद उन्होंने देखा नहीं है कि जो क्वारे हैं उनका 45 साल से लेकर 60 साल, जबकि सरकारी नौकरी का क्राइटेरिया 40 वर्ष तक का है, और अगर वो रिजर्व कैटेगरी में आता है तो वो 40 से ऊपर का उसका साल 2 साल का जो एग्जेम्पशन पीरियड है वो मिलेगा। विदुर का भी 40 वर्ष का लिया है, तो इसमें नौकरी की बात कहां से आ गई? इसमें नौकरी वाली कहां से बात आ गई? इसलिए बिना तैयारी के केवल बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं नौकरियां नहीं दी। मैं बताना चाहता हूं अपने, चाहे कांग्रेस हो, INLD हो, चाहे आप पार्टी हो, आप पार्टी केवल और केवल झूठी तारीफें जो है बखारने का काम कर रहे हैं। इनके मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़े गए, दिल्ली का जो डेवलपमेंट का पैसा था सारे का सारा पैसा वो उन्होंने दूसरे मदों में लगा दिया, ये सामने है। दूसरी बात, पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 1,50,000 लोगों को नौकरियां दी हैं, और दूसरी बात उन्होंने कहा दे रहे हैं 1,05,000 को दी है, अभी COD की दी जानी है, इस साल दिसंबर तक दी जानी है, अभी 60,000 से अधिक। 1,50,000 ये तो 16,000 अभी पाइपलाइन में है, 1,05,000 या 6,000 ऐसी कुछ दी गई है। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, आप ज्योति जी 1,25,000 वैकेंसियां तो दी जा चुकी हैं। आप आंकड़ा देखिए, उसके अलावा लगभग HPSC और HSSC ने जो दी है सर, वो मैक्सिमम आप लोग 1,10 तक का आंकड़ा देते हैं, आप ज्यादा दे रहे हैं। आप 1,50,000 से एकदम से 1,25,000 पर आ गए। सरकारी नौकरियां आ गई सर, 25-30,000 का आंकड़ा तो आप एक मिनट में चेंज कर रहे हैं जो है वैकेंसियां। दूसरी बात, चलिए आप आंकड़ा 1,20 भी मानेंगे तो हुड्डा साहब ने तो अपने 10 साल के कार्यकाल में कुल 52,000 वैकेंसियां भरी थी, और आम आदमी पार्टी जरा दिल्ली का आंकड़ा बता दे। दिल्ली में बेरोजगारी कितनी जबरदस्त है तो सारे लोग जानते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, जो ये पेंशन जो दी है क्वारों को और विधुर को, ये एक सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए दी गई है। दूसरी बात, इन्होंने जो फैमिली आईडी की बात की है, उनका पहले फैमिली के साथ वो ऑलरेडी रहते हैं, उनको लेकर के उनकी फैमिली आईडी है। ये 71,000 का जो आंकड़ा आया है, ये फैमिली आईडी से ही आया है, ये परिवार पहचान पत्र से ही ये आंकड़ा है, और जिसको सरकार ने चिन्हित किया है। उसके अलावा अगर कोई कहीं खामियां है तो ये तो हम हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, सरकार ने डिजिटलाइजेशन किया, फर्जी पेंशन, आप में से किसी का फोन साइलेंट नहीं है। सरकार ने, मेरा सवाल तो आप पता नहीं कहाँ पीछे छोड़ गए घाटी साहब। मैं तो ये पूछ रही थी कि अगर 3,000 का वादा किया आप लोगों ने, तो फिर क्या उसे पूरे 5 साल के दौरान ही पूरा करना था, ये कहा था क्या? आपके विरोधी पूछ रहे हैं, विरोधी जो पार्टियों के प्रवक्ता हैं वो ये पूछ रहे हैं कि 5 साल में, अब तो चुनाव भी करीब आ गया, आप भी 3,000 नहीं दिए। बिल्कुल, अब अगले साल में जो 250 रुपए और बढ़ेगा, 3,000 का ये वायदा बिल्कुल पूरा होगा, और ये 3,000 का जो वायदा किया था उसकी बिल्कुल पूरा करेंगे उसको, और किया है, आप देखिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारी विपक्षी पार्टियां तरह तरह का संदेह जाहिर करती हैं, उन बातों में कोई तर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ी, करप्शन को खत्म किया, ट्रांसफर पॉलिसी ला करके जो उद्योग चलता था उसको खत्म किया। हाँ, इसलिए विपक्ष के पास कोई दम नहीं है। रविंद्र जी, एक तरफ तो आप लोग सरकार करीब शायद 2.5 लाख करोड़ तक का आंकड़ा मानती है, आप लोग कहते हैं 4 लाख या 4.25 लाख करोड़ तक का कर्ज है हरियाणा पर। दूसरी ओर आप लोग कहते हैं हम 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन करेंगे, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? और क्या ये भी चुनावी वादा नहीं है कि पेंशन का एक बड़ा वादा करके लोगों को लुभाने का प्रयास किया जाए?
मैं आपको बता दूं कि पेंशन जैसी चीजों के ऊपर वो बहुत ज्यादा खर्चा होता नहीं है, जिस तरह की इनके द्वारा बताई जा रही है। अब आप देख लीजिए, आप 71,000 का इन्होंने आंकड़ा दिया है। मैं मानता हूँ आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एक यूनिट को इन्होंने शामिल ही नहीं किया। फैमिली आईडी से निकाला डाटा, जहाँ पे जो लोग वहाँ पे शामिल हैं, क्योंकि 2.5 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है और केवल इनको 71,000 पेंशन पे खर्च तो होता है ना। हरियाणा सरकार 10,000 करोड़ से अधिक खर्च कर रही है बुढ़ापा पेंशन पर इस वक्त, जो कि देश में सबसे अधिक है। वो तब है जब 2750 रुपए पेंशन दी जा रही है। और आप लोग अगर की स्थिति आप लोग 6,000 रुपए देंगे, कितना हो जाएगा ये आंकड़ा? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। ये अपने आप की ये दावा करते हैं कि हमने बजट को बढ़ा दिया और इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। यदि कर्ज बढ़ रहा है तो बजट का आकार भी बढ़ रहा है। जो सरकार के जो आंकड़े हैं या फिर रिजर्व बैंक का जो एक सिस्टम है, उसके अनुसार हम जो है कर्ज का उसका रेशो बना करके रखे हुए हैं। ये तो इनका खुद का दावा है, तो ये अपने दावे को निकले तो अपने दावे को चेक करने का काम करें। हम तो बिल्कुल स्पष्ट है, इन्होंने फिजूल खर्ची, बेकार के कार्यक्रमों में पैसा जनता का लगाने का काम किया है। एक नहीं, कम से कम 50 ऐसे कार्यक्रम है, मैं कहता हूँ, जिनको ऑडिट की जरूरत है, जहाँ पे फिजूल खर्ची वर्तमान सरकार कर रही है। आप सरकार की फिजूल खर्ची को बंद करिए, उसके बाद में आपको सब चीजें मिल जाएंगी। अब देखिए, उठा करके एक मैं अम्बाला के पास में एक गेट बना रखा है इन्होंने, वेलकम का 8 करोड़ रुपए का तो वो गेट है। उस 8 करोड़ रुपए के अंदर कितने लोगों को आप पेंशन दे पाते? तो इन चीजों में जो थी, देखिए सरकार को जो है, जब संसाधन सरकार के पास अनलिमिटेड होते हैं तो खर्चे घटाने चाहिए। ये तो वो लोग लैंड क्रूजर 4-4, 5-5 लैंड क्रूजर एक लोकल शहर से शहर में भी क्या हेलीकॉप्टर जहाज के सफर करते हैं। तो इनको फिजूल खर्ची की आदमी को तो आदत है। हम उस खर्च को करेंगे, सरकार की स्पेंडिंग को करेंगे कम, और उसके साथ में सोशल सर्विस के अंदर पैसा लगाएंगे ज्यादा। ये ऐसे संभव होगा। आप लोगों ने 9 से 10 साल में हुड्डा सरकार में कितनी बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई थी, आप बता दें आंकड़ा। देखिए, ये तो आंकड़ा लेकर के मैं इस समय बैठा नहीं हूँ, लेकिन आपको सब पता है ढोल साहब, आप लोग कितनी पेंशन छोड़ कर गए थे? क्योंकि अब तो अधिकतम तो मनोहर सरकार ने बढ़ाई है 8 से 9 साल में, और वो बहुत क्लियर है कि वो चुनावी वादा ये लोग भी नहीं छू पाएंगे, अपना पूरा नहीं कर पाए चुनावी वादा। हमारा जो मैनिफेस्टो का वायदा था हमने पूरा किया था। ये अपने मैनिफेस्टो का वायदा पूरा करे, जेजेपी अपने मैनिफेस्टो का वायदा पूरा करे। आज हम मैनिफेस्टो के अंदर वायदा करते हैं तो हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कितना नहीं है कि जो हमने कर्नाटका के अंदर सरकार बनाई, जो 10 किलो चावल का हमने जो वायदा किया था, उस चावल जनता तक ना पहुंचे तो केंद्र से सप्लाई रोकने का काम किया इन्होंने। इनकी तरह हमको देश की राजनीति नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की तरह। हम जो प्रॉमिस करेंगे जनता को वो हम देने का काम करेंगे, और पहले भी हमने दिया और आगे भी देंगे। जब हमने बिजली के बिलों की माफी की बात की थी, आपको ध्यान में होगा 2005 में, वो किए गए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं किए गए। हमने जो वायदे किए हमने सारे पूरे किए। ये अपने वायदे पूरे करें, अपना मैनिफेस्टो लेकर के जाए, हम हमारा मैनिफेस्टो लेकर के जाएंगे। पंजेटा जी, आप लोग शायद 7500 रुपए का वादा कर रहे हैं। बीजेपी या दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना तो आप लोग सत्ता में आएंगे, और ये जो इतना बड़ा वादा किया गया कि इसको पूरा करने जैसी स्थिति भी नहीं होगी आप लोगों के सामने। आपकी आवाज नहीं आ रही पंजेटा जी। जी ज्योति जी, आवाज आ रही है आपको? जी, सवाल सुना आपने रजत जी, जवाब दीजिए। हाँ, सवाल सुन लिया मैंने। 2009 में भाजपा के केवल 2 विधायक थे। 2014 में सरकार बनाई ना भाजपा ने। और जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल का सवाल है, हम केवल इस मुद्दे के ऊपर ही अगर मैं बात करूं तो ना कुंवारे रहें, और हम एक ऐसा इंतजाम करने जा रहे हैं, हम बेरोजगारी भत्ता जो है वो 21,000 रुपए देने का काम करेंगे। अच्छा। 7500 अगर पेंशन बोल दी, अगर जुबान से कोई बात निकली है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के, तो वो हम निश्चित तौर पे पूरी करेंगे। दूसरा, 4 लाख करोड़ का कर्ज है, अगर उसमें से 10,000 अगर बुढ़ापा पेंशन पे जाता है, अगर 15 भी चला गया, 20 भी चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सरकार के अंदर हमने कर्ज नहीं चढ़ने दिया था हरियाणा प्रदेश के ऊपर। और जहां तक मनोहर सरकार की बात है, तो आप कहते हो पेंशन बढ़ाई, आप ये क्यों नहीं पूछते मनोहर लाल खट्टर जी से महंगाई कितनी बढ़ाई? सोने का रेट सिर्फ जीएसटी की बढ़ाने की वजह से बढ़ा है, ये जनता को मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। दूध दही के ऊपर जीएसटी किसने लगाने का काम किया? क्या गैस सिलेंडर का रेट तब था, आज क्या रेट है? पेट्रोल और डीजल का रेट क्या था, तब क्या था?
आज महंगाई कितनी चरम सीमा के ऊपर है, और उस महंगाई के मद्देनजर रखते हुए आप एक बात बताइए, पिछली सरकारों में डेवलपमेंट के काम हुए कि 4 लाख करोड़ किस चीज के लिए चाहिए? अगर आप इनके मंत्रियों के ऊपर ही खर्चा लगा लेना तो हजारों करोड़ का निकलेगा ये पिछले 9 साल के अंदर। ये 4 लाख करोड़ तो विरोधियों का आंकड़ा है ना, इसको आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। 2,65,000 करोड़ के आसपास सरकार ने माना है, यानी 2.5 लाख करोड़ के आसपास मानती है सरकार। और वो भी ये कहा जाता है कि हुड्डा सरकार के 98,000 करोड़ यानी 1 लाख करोड़ के करीब बिजली निगमों की भी अगर इसमें ऐड कर लें तो 1 लाख करोड़ हुड्डा सरकार छोड़ के गई थी, और अब 2.5 लाख करोड़ के आसपास के 8 से 9 साल के बाद, जो कि सरकार को लगता है कि कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। इन्होंने कौन सा देना है? देना तो जनता ने, इन्हें 10 लाख करोड़ की कम लगेगा, घी तो पीना, इसमें क्या आपने कौन सा अपनी जेब से देना है? आप एक बात बताइए, इनके मैं जानकारी दे देता हूँ थोड़ा सा। ये सरकार बीच बीच में कर्ज लेती रहती है, आप ये मत सोचिए कि सरकार साल टू साल एक ही कर्ज है इनका। ये भी आंकड़ा सामने आ जाएगा कि टोटल कर्जा है कितना हरियाणा के ऊपर। आज सरकार बदलेगी वो असली फिगर्स भी सामने आ जाएंगी, पूरा ऑडिट हो जाता है। ये तो सीएजी की रिपोर्ट ने, सीएजी ने सवाल उठा दिया कि ये गलत है आंकड़े। ये तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक अदना दर्जे का एक पार्टी का प्रवक्ता हूं। सीएजी तो मेरे कुछ होगी, सीएजी की रिपोर्ट, और वही कह रही है हरियाणा के आंकड़े गलत है। और ये रिवाइज्ड बजट होता है, बीच बीच में कर्ज लेते रहते हैं। नहीं बताएगी, चुनावी साल है, क्यों बताएगी? 2 लाख भी मुझे लगता है कल को 1.5 लाख ना बोल दे। ये बोल दे सारा कर्ज ही पिछली सरकारों का, हमने कुछ लिया ही नहीं। ज्योति जी, ये ऐसे नहीं होता। तो आप लोग क्या फॉर्मूला निकालेंगे? 7500 रुपए आप लोग पेंशन देंगे, 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, इतनी तो बहुत सारी नौकरियों में इतनी तो सैलरी हो सकती है। जो आप लोग कह रहे हैं कि हम तो बेरोजगारी भत्ता देंगे 21,000 रुपए, घोषणा कर दी है हमने। इसके ऊपर हम कोई पलट, मैं तो चैनल के ऊपर बैठ के बोल रहा हूँ। हम गैस सिलेंडर देंगे, हम जो गृहिणियों को जो महंगाई की वजह से मार पड़ी है, वो गृहिणियों को 1,000 रुपए अलग से देने का काम करेंगे। जो कह दिया वो करेंगे। ये थोड़ी ना कि आप टीवी के ऊपर इनकी तरह झूठे वादे करने के लिए बैठे हैं। ऐसा नहीं है ज्योति जी, ये बजट हमें पता है, बजट मैनेजमेंट क्या है ये आपको पता है। पैसा कहाँ है? भ्रष्टाचार में गया सारा, लोगों की जेबें भरी गई है इस पैसे से। वो जनता पे लगाने का काम करेंगे और फिर भी कर्ज उतारेंगे। आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं, सब कुछ देने के बाद भी ये 4 लाख करोड़ का जो कर्ज है इसको भी कम करने का काम करेंगे। और बताइए आप, इसे ये होती है मैनेजमेंट। और ये पहले नहीं थी क्या मैनेजमेंट? ये सरकार आपके द्वार में नहीं थी, करोड़ों की ग्रांट दी जाती थी। आज सरपंचों तक की पावर इन्होंने संशोधन करके, जो पंचायती राज एक्ट है उनकी पावर तक खत्म करने का काम किया। कर्मचारियों को कौशल रोजगार, अरे 4 लाख पक्के कर्मचारी थे हमारी सरकार के अंदर। 95 से 98 तक जो कर्मचारी उस सरकार के अंदर निकाले गए, एस्मा लगा के निकाले गए, टर्मिनेट किए, हमने अपनी सरकार आते ही उनको ना केवल दोबारा जॉब में रखा, उनको पिछले पास्ट पे बेनिफिट्स के साथ रखा कि आपकी तनख्वाह भी आपको साथ मिल जाएगी और बेनिफिट भी साथ दिए जाएंगे, सीनियोरिटी भी दी जाएगी आपको। आप इंडियन नेशनल ने जो काम किया उसके आधार के ऊपर जज कीजिए ना। ठीक है, तो मैं उसी के आधार पर, तो ये तो कहा जाता है ना, उस काम के आधार पर तो आप लोग अभी सत्ता में नहीं आ पाए ना काफी टाइम से। मैं भी आएंगे, ठीक है, बरगला दिया। कुछ हमारे ऐसे निकले जिन्होंने, गद्दारों ने पीठ पे चुरा कोप दिया। सरकार तो आई पड़ी थी अगर नया चुरा कोप। मनोज राठी जी, दूसरे दलों के पेंशन को लेकर जो वादे हैं उस पर हमने बात की। आप लोगों पर बार बार एलिगेशन ये लगता है कि आप लोग रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देते हैं और हरियाणा की जनता को ये फ्री वाला सिस्टम नहीं चाहिए। ये भी बीजेपी की ओर से बहुत बार कहा जाता है, सीएम भी ये कह चुके हैं। तो पेंशन को लेकर आप लोग क्या वादा लेकर जाएंगे जनता के बीच? एक बात बताऊं मैं आपको जी, फ्री की रेवड़ियां जो ये बीजेपी वाले बोलते हैं, आज के लिए कॉपी आम आदमी पार्टी करने लगी। मैं इनको पूछना चाहूँ, आप फ्री की बात जो करते हो, आपके नेता जो है वो पेंशन 10-10 लेने लग रहे हैं। आपने कभी चिंता करी है उनकी? आपके नेता बिजली फ्री लेने लग रहे हैं, आपने चिंता करी कभी उनकी? आपके मंत्री विधायक बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, क्यों भाई एक आम आदमी को अगर 200-300 यूनिट बिजली फ्री दे दी तो कोई गुनाह कर दिया? उसको तो फ्री बोलते हैं। जो बड़े बड़े नेता फ्री में सब कुछ लेने लग रहे हैं उनको फ्री बोलते नहीं। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता हमेशा ही गलत आंकड़े पेश करते हैं। ये चैनल पर तैयारी करके नहीं आते। इनका मुख्यमंत्री बताता है 1,02,000 नौकरियां लगाई, ये 1.5 लाख बताते हैं, कोई 1.25 लाख बताते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, 1,02,000 में तो इन लोगों ने 20,000 नौकरी पहले निकाले हैं। ड्राइंग मास्टर निकाले इन लोगों ने, पीटीआई मास्टर निकाले, पता नहीं कितने लोग आज सड़कों में बैठे, धरना दिए बैठे, परमानेंट इनके निकाले हुए बैठे। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा
कि बीजेपी सरकार को कुंवारों की पेंशन के साथ साथ में उनकी बिजली फ्री करनी चाहिए। क्योंकि मान लो ये पेंशन उनको देने लग रहे हैं, एक जेब से डालने लग रहे हैं, दूसरी जेब से बिजली के बिल के रूप में निकालने लग रहे हैं। एक घर में 2-2, 3-3 हजार रुपए का बिजली का बिल आता है एक महीने का, तो बताओ भाई फायदा कैसे होया। तो इस सरकार ने कम से कम भी 300 यूनिट हर महीने बिजली फ्री करनी चाहिए और भी सुविधाएं जो देनी चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, कर्मचारियों की पेंशन बंद, फौजियों की पेंशन बंद, पर बीजेपी सरकार के बड़े बड़े विधायकों, मंत्रियों, नेताओं की 10-10 पेंशनें। भाई ये कौन सा कानून है? हम फौज में शहीद होने वालों को तो कुछ नहीं देते, लेकिन इनके विधायकों को पेंशनें और बड़ा भत्ते सब कुछ मिलता है। ये व्यवस्था भी सुधरनी चाहिए। कर्मचारियों की ओपीएस पेंशन शहीदों को देती है हरियाणा सरकार, ऐसा नहीं है शहीदों के परिवारों को। तो आज कर्मचारियों की भी ओपीएस बहाल होनी चाहिए। हाँ जी, शहीदों के परिवारों को हरियाणा सरकार देती है सम्मान राशि, और ओपीएस बहाल करना बीजेपी का कभी मुद्दा या वादा नहीं था। बीजेपी अब भी नहीं कह रही कि हम करेंगे, ये जेजेपी का वादा था। एक बात बताओ आप मेरे को, विधायकों की 10-10 पेंशन, फिर ओपीएस बहाल में क्या दिक्कत है? आर्मी को पेंशन देने में क्या दिक्कत है? अर्धसैनिक बलों को पेंशन देने में क्या दिक्कत है? इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि ये सरकार बड़े लोगों की सरकार है, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। सारी दुनिया ने पता है इस बात का। एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अगर आप पेंशन ही देना चाहते हो तो पेंशन के सारे मुद्दे सोल्व करो, क्यों नहीं करने लग रहे? लेकिन बीजेपी की मनसा खराब है। चुनाव के टाइम के ऊपर कुछ 75,000 लोगों को केवल पेंशन देने का काम किया है, जबकि असल संख्या ये 3 लाख से ऊपर है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि इन लोगों ने जो इनके प्रॉपर्टी आईडी है उसके आधार पर इन लोगों ने आंकड़ा उठाया। प्रॉपर्टी आईडी तो गलत है पहले से ही। काफी लोग इस प्रदेश के परेशान हैं, कितनी आपत्तियां आ चुकी हैं। इसका मतलब क्या है कि बीजेपी पार्टी का कोई भी सिस्टम ठीक नहीं है। जितने भी योजनाएं ये ऑनलाइन वगैरह लेके आती है, कोई व्यवस्था इनकी ढंग से नहीं है। इनके पास कर्मचारी काम करने वाले नहीं है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है पहले अपनी व्यवस्था को ठीक करो, फिर वायदे करो लोगों से, फिर उनके काम करने का काम करो। अच्छी बात है पेंशन दो आप, हम तो कहते हैं कि आप इनके साथ साथ में सरकारी स्कूल भी जनता को दो, अच्छे हॉस्पिटल भी जनता को देने का काम करो, ताकि जनता की जेब से पैसे ना लगे। आज एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज ना कराता हो। लोग उजड़े पड़े, लोगों के मकान बिक चुके हैं इलाजों में, और सरकारी हॉस्पिटलों का भट्ठा बैठा पड़ा है, सरकारी स्कूलों का भट्ठा बैठा पड़ा है। ठीक है, अभी चलिए आपने बड़े आरोप लगा दिए। हुकुम सिंह भाटी जी, 4 कदम आगे जाके लोगों को सुविधा देने का काम करो। भाटी साहब, आपके विरोधी दलों के प्रवक्ताओं ने भारी भरकम एलिगेशन लगाए। कमाल है हालांकि आपने एक बार भी काउंटर नहीं किया, किसी भी आरोप पर आपको कोई आपत्ति नहीं है। खैर, आपका आखिरी कमेंट चर्चा का। ज्योति जी, इनके आरोप सारे आपत्ति वाले हैं। इन्होंने एक भी वो कोई तथ्यों से बिल्कुल हटके आरोप लगाए हैं इन्होंने। मैं कहता हूं, आप कहते हैं ये जो अपोजिशन है 1,20,000 नौकरियां मानती हैं, 30,000 पाइपलाइन में हमने 1.5 लाख का आंकड़ा दिया है, इसको ये झुठला दें। दूसरी बात, ये जो पेंशन है, जो वायदा पूरा किया बिल्कुल उसके मुताबिक अब चौथा साल चल रहा है, 2750 रुपए पेंशन है। 5वें साल में, सुन लो भाई, सुन लो जरा भाई, सुन लो जरा, बीच में इंटरप्ट ना करो। आप हम जानते हैं कि रसोई और बेडरूम पर 45 लाख रुपए केजरीवाल जी ने खर्च किया है ना। सुन लो जरा, इनको ज्योति जी चुप कराइए। ये लोग तैयारी के साथ आते नहीं है, बेकार की बातें करते हैं। इनका फार्मूला है झूठ बोलो, जोर से बोलो। 45 लाख रुपए केजरीवाल ने बेडरूम और रसोई के ऊपर खर्च किए हैं, जो जनता का पैसा है। आप सुन लो जरा, इनको ज्योति जी चुप कराइए। दूसरी बात, जो पेंशन योजना या जो बेनिफिशियरी को योजना दी, ये कहते हैं कभी तो परिवार पहचान पत्र को गलत बता रहे हैं, आंकड़ों को गलत बता रहे हैं। अरे भाई, ये परिवार पहचान पत्र से ही आंकड़ा आया है। अगर किसी को दिक्कत है, जो उसने ये परिवार पहचान पत्र सरकार ने नहीं बनाया,
ये परिवार पहचान पत्र जो उन्होंने स्वयं अपनी आय उसमें भरी है, जो डिटेल उन्होंने दी है वो डिटेल इसमें है। इसलिए इनके किसी भी जो आरोप प्रत्यारोप ये लगा रहे हैं उसमें दम नहीं है। दूसरी बात, ये बजट की बात करते हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए हरियाणा में कांग्रेस कहाँ छोड़ के गई, रोडों की क्या दशा थी, दूसरे पानी के जो अभी सुनिए क्या दशा थी। ठीक है, इसलिए सुनिए भाटी साहब, आप ये केवल तो आपने कभी काउंटर किया नहीं, अभी आप सुन लीजिए, आपका कमेंट आपका पूरा हुआ। ने हरियाणा प्रदेश में डिलीवरी ऑफ वर्क किया है, निश्चित तौर पर 2024 भारतीय जनता पार्टी का। ओके, नहीं राठी जी, अब मत बोलिए, आप मत बोलिए, अभी सुन लीजिए जादौन साहब। बीजेपी ठीक है 3000। अरे भाटी जी, अब डिबेट के वाइंड अप के वक्त क्या हो गया आप लोगों को? पूरी डिबेट में शांति से बैठे थे। अभी सुनिए बीजेपी ने प्रदेश को लूट के मनोज राठी जी, मुझे आपको म्यूट करवाना होगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं अभी। जादौन साहब, भाटी जी को, राठी जी को, दोनों को म्यूट कीजिए अभी। पीसीआर जादौन साहब, एक तरफ बीजेपी ने 3000 का वादा किया था, चुनाव में जाते जाते उसे पूरा कर देगी, लेकिन जेजेपी का बहुत बड़ा वादा था 5100 का। आपको लगता है जेजेपी को चुनावी नुकसान झेलना पड़ेगा क्योंकि वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा फिलहाल? अब जेजेपी की वादे की बात कर रहे हैं, तो जेजेपी ने तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 5100 रुपए करने का वादा किया था। अब वो लगातार लाचारी प्रकट कर रहे हैं कि हमारे तो 10 विधायक आए, हम ऐसी स्थिति में कुछ कर नहीं सकते, अब आप हमें 46 विधायक दो तब हम ये सब कर पाएंगे। तो अब ये है कि चुनावी मोड में चले गए। अब वो ये भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम सरकार में क्यों शामिल हुए। वो ये कह रहे हैं कि सरकार में शामिल होकर हमने अमुक अमुक काम करवा लिए, ये डेवलपमेंट के काम करवा लिए। तो अब ये बुढ़ापा पेंशन नहीं करवा पाए, इस पर भी तो सफाई दे कि वो क्यों नहीं हो पाया। बिल्कुल। अब इसमें तो आप मतदाता के हित में या चुनावी वादे पूरे न करने की स्थिति की आलोचना तो करनी ही पड़ेगी। नहीं तो राजनीतिक दलों में जिम्मेदारी कैसे आई? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कुछ भी वादा कर देते हैं, बाद में भुला दिए जाते हैं। कोई कहता है हम जो है सत्ता में आए तो महिलाओं को 1000 रुपए मासिक देंगे, कोई कुछ कह देता है, जैसे ही पावर में आते हैं वो भुला दिया जाता है। किसानों के कर्जे माफ करेंगे, वो भुला दिया जाता है, या वो उसमें जो है इस तरह की कटौती कर दी जाती है कि कुछ एक निश्चित संख्या में ही किसानों को कर्ज माफ किए जाए या बाद में शर्तें लागू हो जाती हैं। किया जाए। जी बिल्कुल। तो ये जो है इसमें राजनीतिक दलों को चुनाव में जाते हुए स्पष्ट करना चाहिए कि ये क्यों नहीं किया उन्होंने। ठीक है सर। वो ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो हमने ये काम की। जी। तो ये बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए क्यों नहीं हो पाई, ये देखने की बात है। अब ये सरकार बिल्कुल ये देखना होगा कि जेजेपी अगले चुनाव में पेंशन को लेकर क्या कहेगी, क्योंकि बहुत दूर नहीं है चुनाव अभी। ठीक है सर, आखिरी कमेंट आपका आ गया। रजत जी बोलिए आप, ताकि वो जिम्मेदारी से बच सके। तो इसी जो आज बात हुई है 2750 जो अविवाहित रहे हैं, तो अविवाहित जो अगर नौकरी की वजह से, मैं मानता हूँ उस मुख्य जो उसमें संख्या है वो नौकरी की वजह से जिनको नौकरी नहीं मिली, इसीलिए वो जो 2750 है उसका सीधा 21,000 जो है बेरोजगारी भत्ता देने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा। दूसरा, अगर जजपा ये बोलती है कि हम 10 विधायक होने की वजह से काम नहीं करा पाए, ठीक है, मतलब हम 5100 पेंशन नहीं करा पाए, तो इसका मतलब ज्योति जी अगर कभी भी वो डिबेट में आए तो उनसे एक सवाल कीजिए, तो आप 10 विधायक होने की वजह से और चीजों का क्रेडिट क्यों लेते हो? बिल्कुल, तो वो जो ये पॉइंट है। बीजेपी ठीक है सर, आपकी बात आ गई। राठी साहब बहुत कम समय है, संक्षिप्त में अपनी बात कहिएगा। ओपीएस का भी था जजपा, बिल्कुल, मैंने भी जिक्र किया, ओपीएस का वादा था जेजेपी का। मैं तो बोलिए। एक बात कहना चाहूंगा कि इन सभी पार्टियों को आम आदमी पार्टी की तरह काम करना चाहिए। आम आदमी पार्टी जिस चीज का वायदा करती है वो 100% पूरा करती है, गारंटी देती है इस बात की। तो इन पार्टियों को भी ऐसा करना चाहिए। जिस प्रकार जेजेपी ने कितने वायदे करे, एक पूरा नहीं करा। जिस प्रकार बीजेपी ने कितने मैनिफेस्टो में वायदे करे, कोई पूरा नहीं करा। आम आदमी पार्टी समय से पहले वायदे पूरे करती है। चाहे आप पंजाब का उदाहरण उठा लीजिए, चाहे दिल्ली का उदाहरण उठा लीजिए। आम आदमी पार्टी ने कहा बिजली फ्री देंगे तो 600 यूनिट बिजली पहली कलम से दी। आम आदमी ने ये दावा सभी पार्टियां करती हैं, सभी दावा करते हैं। राठी जी बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने पेंशन को लेकर की। तो पेंशन धारकों का दायरा हरियाणा सरकार ने बढ़ाया है, इसका चुनावी कनेक्शन कितना है और पेंशन अगर चुनावी मुद्दा साबित होती है तो किसे कितना फायदा होगा, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।